नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में। मैं डॉक्टर अरुण तुंगारिया, ब्रेन और स्पाइन सर्जन। दोस्तों, ब्रेन हेल्थ में जब भी बात आती है तो मेंटल हेल्थ की भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ब्रेन हेल्थ में ब्रेन में जिस तरह से दूसरी न्यूरो की प्रॉब्लम्स हैं, उसी तरह से मेंटल इलनेस, जिसे हम मानसिक परेशानियां कहते हैं, वो भी बहुत कॉमन होती जा रही है। इन सब का इलाज किस तरह से होता है, किस तरह से लक्षण आते हैं, क्या ट्रीटमेंट अप्रोच होती है, ये सारी बातें जानने के लिए आज हमने बुलाया है डॉक्टर पवन सारस्वत को, जो साइकेट्रिस्ट हैं और इन सब रोगों के काफ़ी विशेषज्ञ हैं। बहुत ज़्यादा डीपली इंटरेस्ट लेते हैं वो पेशेंट को ठीक करने में, चाहे वो दवाइयों से हो, चाहे साइकोथेरेपी से हो। इन सब बातों के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर पवन सारस्वत का। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में। यहाँ पे हमारा प्रयास है कि हम ब्रेन, स्पाइन और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिटेल में अपने दर्शकों को बताएं, आम भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में समझाएं उन्हें, ताकि जो एक गैप है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, पेशेंट्स कई बार अपनी बात को पूरी तरह से डॉक्टर को पूछ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं डॉक्टर ने क्या उनको सलाह दी है। हमारा प्रयास इस चैनल पे इसी गैप को कम करने का है। उसी सिलसिले में आज जो फोकस है वो मेंटल हेल्थ पे है। ब्रेन से रिलेटेड जो दूसरी एक एस्पेक्ट है मेंटल हेल्थ, उस पे हम सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो पवन जी, हमें ये बताइए कि मानसिक रोग कितने कॉमन हैं, क्यों इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हम आए दिन सुनते हैं कि मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम समाज में बढ़ रही है। एक रीसेंट एग्जाम्पल हमने देखा कि एक वेल एजुकेटेड हाईटेक इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज, सुसाइड्स, खासकर युवाओं में ये बढ़ता जा रहा है। तो हम शुरुआत इसी से करते हैं कि क्या वो मूल कारण है जिसकी वजह से मेंटल इलनेसेस बढ़ती जा रही है। सबसे पहले मैं सर आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने इस चैनल पे ये मौका दिया कि मैं जनता के अंदर मानसिक समस्याओं के जो गैप हैं, जी, जो डॉक्टर्स और मरीज के बीच में गैप है, उनके बारे में अवेयरनेस में बताने में आपका जो है सहयोग करूँ। सर, मानसिक बीमारियां अभी जो समाज में है वो बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पर फैल चुकी है, लेकिन क्या होता है कि समझ के अभाव में हम क्या ये पकड़ नहीं पाते हैं कि वाकई में ये मानसिक बीमारी है या नहीं है। पेशेंट जो है आज, यदि हम ओपीडी माने, जब हम पढ़ते थे तब ये मानते थे कि 40% जो है ओपीडी के पेशेंट है, यदि 100% डॉक्टर के पास जा रहा है तो 40 या 30 से 40% पेशेंट है वो मानसिक के हैं। लेकिन अभी ये परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। जी, अब बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि अभी अव्यवस्थित जीवन शैली, अव्यवस्थित खान पान, बढ़ता संघर्ष, क्योंकि जीवन के अंदर एक संतुष्ट का भाव जो हमारे दर्शन में हुआ करता था वो कम हो गया। लोग, एक दौड़ है आगे, एक दूसरे से आगे बढ़ने की। जी, जी, तो उसमें क्या होता है कि मनवांछित सफलता मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। नहीं मिलती है तो फिर वो उसका जो है असर मानसिक तनाव के रूप में हमें आने लगता है। बिल्कुल। अब ये संख्या, क्योंकि दूसरा सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है कि हमें एक दूसरे को देख कर उनके बराबरी करने का एक भाव मन में, समाज में, विशेषकर युवा वर्ग में ऐसा आ गया है कि नहीं, इसने बहुत बड़ी गाड़ी ले ली तो मैं भी इतना पैसा कमाऊं, मेरे पास हो तो मैं इस गाड़ी में या इस स्टाइल में या ऐसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए जीने की। दिखावा बहुत ज्यादा हो गया। तो ये सब समस्याएं जो है मानसिक बीमारियों को बढ़ावा देगी। जहां संतुष्ट का भाव कम होगा, अपने अचीवमेंट्स पे को स्वीकार करते हुए हम आगे के लिए संघर्षरत रहेंगे, तब तक तो नहीं होगा। लेकिन हम अपने जो अचीवमेंट्स को है उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें मानसिक समस्या के अंदर जाते रहेंगे। अभी सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि मानसिक समस्याएं क्या होती है। अभी तक जितने मानसिक रोगी हैं उसमें हमारा ये मानना है, अनुमान है कि लगभग 10% पेशेंट ही साइकेट्रिस्ट के पास जा पाते हैं। 90% पेशेंट है वो अभी भी परेशानियों से जूझ रहे हैं। प्रॉपर जो है इलाज, गाइडेंस उन्हें प्रॉपर नहीं मिल पाती, अवेयरनेस नहीं है। जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस किया कि अभी तक पेशेंट कई बार ये नहीं समझ पाता कि उसे साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, न्यूरोसर्जन के पास जाना है, और वो घूमता रहता है, जगह जगह अपने डॉक्टर्स को अलग अलग दिखाता है, सेटिस्फेक्शन मिल नहीं पाता है। डॉक्टर पवन, आप हमें ये बताइए कि सबसे पहले मानसिक जो समस्याएं हैं वो किस किस प्रकार की हो सकती है, और सबसे कॉमनली कौन सी मानसिक परेशानियां आप अपने पेशेंट्स में देखते हो? जो पेशेंट्स आपको ओपीडी में दिखाने आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी मानसिक प्रॉब्लम की है? देखो, मानसिक समस्याएं जो है अभी वो दो तरह की हम मानते हैं। एक को बोलते हैं हम न्यूरोटिक डिजीज, और एक को दूसरी जो है वो साइकोटिक डिजीज है। जी, न्यूरोटिक डिजीज की जो परसेंटेज है वो लगभग 90% के आसपास रहती है। अच्छा।
और साइकोटिक जो पेशेंट है वो 10% के आसपास या 10% के आसपास हमारे मरीज निकलते हैं। जो 90% पेशेंट हैं जो कि न्यूरोटिक और साइकोटिक में बेसिक जो अंतर है वो ये है कि न्यूरोटिक डिजीज का पेशेंट जैसे मानसिक तनाव है जी, एक बीमारी ओसीडी की प्रॉब्लम्स है जी, जो है सोमेटाइजेशन यानी शरीर के अंदर दर्द होना जी, ये सब बीमारियां न्यूरोटिक डिजीज में आती है। न्यूरोटिक डिजीज में इंसान जो है अपने वर्क प्लेस पे अपना वर्क करता है प्रॉपर्ली, जैसे घर की औरत है वो उस डिप्रेशन के अंदर है तो लेकिन वो अपना घर का काम कर रही है। यदि कोई ऑफिस में काम कर रहा है वो बिल्कुल आराम से काम कर रहा है। लेकिन आजकल नई टर्म भी आई कि हाई परफॉर्मेंस डिप्रेशन, मतलब पेशेंट अपना परफॉर्मेंस पूरी दे रहा है, वर्क अपना अच्छा कर रहा है, फैमिली में अच्छा है, लेकिन फिर भी डिप्रेशन से घिरा हुआ है। तो यही एक बेसिक, सबसे पहले आप ये बताइए कि न्यूरोटिक, जैसे आपने यूज़ किया न्यूरोटिक और साइकोटिक, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? कैसे हमें पता चलेगा कि ये न्यूरोटिक प्रॉब्लम है, कैसे पता चलेगा ये साइकोटिक प्रॉब्लम है? देखो, न्यूरोटिक में इंसान जो है उसको अपने आप से कहीं भी संतुष्टि नहीं होगी, काम करने के बाद में संतुष्टि नहीं होगी, या उसको जैसे घर में कोई इवेंट है, कोई खुशी का माहौल है तो उसको खुशी लेने में आनंद नहीं आ रहा होगा, या थोड़ा सा एक आम इंसान से हटके थोड़ा सा अलग बिहेवियर कर रहा होगा। जैसे ओसीडी में होता है, ओसीडी में क्या होता है कि एक बार बार हाथ धोने की आदत पड़ जाती है। साइकोटिक के अंदर क्या होता है कि सर उसका वास्तविकता से परे हो जाता है मरीज, रियलिटी से पूरा टच खत्म हो जाता है। उसको जैसे पेशेंट क्या बोलेगा कि वो घर वालों को पहचानने में उसको समस्या आएगी। आम भाषा में कहें तो बहुत ही एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है शब्द से, पागलपन की तरफ चले जाता है, और हमारे समाज में हम घोषित कर देते हैं कि ये पागल हो चुका है। तो ज़्यादातर जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, पागल जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो साइकोटिक इलनेस, सीवियर साइकोटिक इलनेस के लिए यूज़ करते हैं, बट इन जनरल न्यूरोटिक प्रॉब्लम ज़्यादा है। जैसा आपने बताया कि 90% प्रॉब्लम न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स है जिसको हम आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स के बारे में और थोड़ा डिटेल में बताइए, किस किस तरह की हो सकती है? जैसे आपने एग्जांपल बताया ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें पेशेंट बार बार एक ही चीज़ को दोहराता रहता है। जैसे अगर हाथ धोना है तो बार बार हर चीज़ थोड़ा सा कुछ करेगा, हाथ धोएगा, फिर कहीं पे कुछ टच हो गया हाथ तो फिर से हाथ धोएगा। कुछ पेशेंट्स इस तरह के देखे गए हैं कि दिन भर वो इसी काम में लगे रहते हैं, 20 बार 25 बार अपने हाथ धोते हैं दिन में। तो ये सारी जो न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स है उनके बारे में एक एक करके आप बताइए। सबसे पहले ओसीडी से ही शुरू करते हैं। ओसीडी ये क्या प्रॉब्लम है, क्यों? लक्षण तो हमने लगभग डिस्कस कर लिए हैं कि इस तरह के लक्षण हैं, और बहुत से पेशेंट रिलेट करते हैं कि हाँ इस तरह के लक्षण मुझे हैं, या परिवार में किसी सदस्य को इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि बार बार एक ही चीज़ को दोहरा रहे हैं वो। तो ये ओसीडी जो है इसका मूल कारण क्या है और किस तरह से ट्रीटमेंट अप्रोच क्या रहेगी, किस तरह से ट्रीट करते हैं? देखो, अभी जो है ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर है, ये भी बहुत से मरीजों को हमें देखने को आ रही है जी। इसका जो मूल कारण जो है वो एक कहीं ना कहीं कोई ना कोई डर है, वो कोई भय है उसको जी। जैसे हम सबसे कॉमन जो ओसीडी है वो है गंदगी की, कि इंसान को ये बार बार अनुभव होता है कि गंदगी मेरे शरीर में ना चली जाए, जम्स आ गए। हाँ, जम्स मुझे लगता है कोरोना के बाद ये कुछ ज्यादा बढ़ गई है, और वो बार बार हाथ धोता है पोजीशन है, तो उसको एक गंदगी के बीमार होने का भय रहता है कि चलो हम बीमार, मैं यदि गंदगी मेरे शरीर में चली गई या मैं इस गंदे पानी से नहा लिया तो मुझे बीमारी हो जाएगी, और बीमारी हो जाएगी तो, या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जैसे प्लास्टिक जैसी चीजों से भी भय होता है कि यदि ये प्लास्टिक को मैंने हाथ लगाया तो ये मेरे शरीर के अंदर चले जाएंगे और मुझे बीमारी कर देंगे। ये इस तरीके का भय जो है वो हमें एक मन के अंदर एक भाव उत्पन्न करता है कि मैं हाथ धोऊं। जैसे अब गंदगी कहा है तो जैसे बाहर से आया तो बाहर से आते ही वो सोचा कि मैं हाथ धोऊं, तो एक बार हाथ धोना तो जस्टिफाई लगता है, लेकिन वो हाथ धोने के बाद में वहां से गया वापस, लेकिन फिर उसको उस हाथ धोने में संतुष्टि नहीं होती है। वो जो उसको फीलिंग होनी चाहिए किसी काम के जो होने की कि भी चलो मैंने हाथ धो लिया अब मैं मेरे खाना खा सकता हूँ, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होता है। वो थोड़ी देर होता है, वापस जाता है, वापस हाथ धोता है, और फिर वही फिर तीसरी चौथी बार एक ऑब्सेशन हो जाता है। जैसा इस बीमारी के नाम से हमें बिल्कुल ये ऑब्सेशन प्रतीत हो रहा है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेशन है एक चीज को बार बार करने का, अर्ज एक जो है मन में बार बार ये भाव आ रहा है कि मुझे ये करना है, और उसका करना, उसकी पूर्ति करने के लिए वो बार बार हाथ धोना उसका कंपल्सन है। खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, खुद पे कंट्रोल, यदि वो ऐसा नहीं करेगा, मान लीजिए उसने ऑब्सेशन, उसको पता है कि मेरे ऑब्सेशन आ गया, उसे पता है ये सही नहीं है, लेकिन यदि वो कंपल्शन नहीं करता तो उसको भयंकर एंजाइटी, बेचैनी होने लग जाती है मन के अंदर कि नहीं मुझे तो करना पड़ेगा, नहीं वो एकदम बेचैन हो जाएगा, तो वो तुरंत
जाएगा वो हाथ धो के, फिर बैठेगा 2-5 मिनट शांत रहेगा, फिर वो जाएगा वो काम करेगा। जैसे कईयों को विंडो देखने की आदत, उसे भय रखता है कि गेट शायद खुला रहेगा और कोई भी नुकसान हो सकता है, बार-बार लॉक कर चेक करते हैं कि लॉक हुआ कि नहीं हुआ। तो सोने से पहले फिर जो है वो जाएगा, फिर वापस आके बैठेगा, थोड़ी देर बैठेगा, फिर वो जाके कुंडा चेक करेगा। उससे क्या होगा, सारी रात वो उस चक्कर में रहेगा, नींद नहीं आएगी तो दूसरी मानसिक समस्याएं साथ में बढ़ने लगती है। एक चीज डॉक्टर साहब मैंने ऑब्जर्व की है, ओसीडी के पेशेंट थोड़ा इनका बढ़ता जा रहा है, मतलब जो इंसिडेंस है ओसीडी का बढ़ रहा है, और अक्सर कॉमनली हमारे समाज में मजाक बना दिया जाता है कि ये तो बार बार हाथ धोता रहता है, इस तरह से करता रहता है। मुझे ये बताइए कि अगर किसी को इस तरह के लक्षण लग रहे हैं, खुद में लग रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम लग रही है कि मुझे ओसीडी हो गया है, तो उसे किस तरह से, आप ऐसे पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप उसे किस तरह से अप्रोच करते हैं, क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिसके से हम इस ओसीडी जैसी प्रॉब्लम से हम इसको ठीक कर सकें? पहले तो पेशेंट को ये बताना पड़ता है कि एक मानसिक बीमारी है ये। हकीकत में जो है, आप जो एक आम इंसान की तरह व्यवहार नहीं करेगा। आम इंसान एक बार हाथ धोने के बाद में संतुष्ट हो जाता है, लेकिन आप 10 बार धोने के बाद में भी संतुष्ट नहीं हुए जी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है जी। तो उसको पहले तो बीमारी को समझाना पड़ता है कि पहले तो उस बीमारी के बारे में कि ऑब्सेशंस क्या है। यदि आपको ऑब्सेशन आ रहे हैं तो आप ये देखना पड़ेगा कि नहीं, ये मेरे जो है ये मेरा बीमारी की वजह से आ रहा है, और जो कंपल्सन हो रहा है वो भी आपको उसके प्रति अवेयर होना पड़ता है। तो पहले तो हम उसको डिटेल में उस बीमारी के बारे में समझाते हैं ताकि पेशेंट इस स्थिति को मानने को तैयार हो जाए कि मुझे ये बीमारी है। अब दूसरा जो पार्ट हम उस पे आते हैं वो ट्रीटमेंट में सर, इसके एक्चुअली ओसीडी कहीं ना कहीं कोई ना कोई फियर की वजह से ही, किसी भी तरह का फियर, मैंने जो अनुभव किया है कि वो कहीं ना कहीं से कोई भय उसको होता है, और भय अब कोई भी हो सकता है, उसका किसी तरह का डर हो जाता है। जैसे डीप उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक भय बैठा हुआ है किसी ऐसी घटना को लेके पुरानी उसकी लाइफ में, जिसका मैनिफेस्टेशन इस तरह से वो ओसीडी के रूप में हो रहा है। बिल्कुल, ये तो उसे आप बातों से उजागर करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो भय है या कुछ और तरीके हैं उसके? नहीं सर, वो पूरी उनसे हम जब बातचीत करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, हम पूरी स्टार्ट टू लाइफ, बचपन से जब तक उसका क्या हुआ, वो सारी चीजें हम उनसे पूछते जाते हैं। तब हमें धीरे धीरे पकड़ में आता है कि सर ये कहीं ना कहीं फियर जो यहाँ से आया है इनके। ओके, पहले तो उनको उसको बारे में बताते हैं कि जस्ट ये भय की वजह से, और भय कोई कुछ चीज की होती ही नहीं है। एक्चुअली हमारा ये एक भय एक सबसे बहुत बड़ी बीमारी है कि जैसे हम ऐसा हुआ तो ऐसा क्या हो जाएगा, हम फ्यूचर में ऐसा होगा तो क्या होगा, तो जो फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, लेकिन उसका कीमत जो है हम आज चुका है, प्रेजेंट टाइम में कोई उसका लेना देना, और ये हम भविष्य तय करता है कि आज से 1 साल बाद में मेरे साथ क्या होने वाला है, इसका प्रेडिक्शन तो कोई किसी के पास नहीं है। वो तो जैसे हम मेहनत करते हैं, मेहनत के अकॉर्डिंग कई बार रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं, कई बार नहीं मिलते, लेकिन ये बात सत्य है कि मेहनत आज नहीं मिला तो 2 साल रुक के मिलता है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, हम ऐसा कहते हैं कि मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। कई बार जल्दी नहीं मिलता, कई बार थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन मिलता जरूर है। इसके लिए अपने को उसको भय के अंदर नहीं जाना है कि नहीं साहब ये ऐसा हो गया तो ऐसा क्या होगा, बस ये एक जो गणित निकल के आती है वो है ऐसा हो गया तो ऐसा क्या होगा, ये भय खड़ा हो गया। अब भय के बाद में एक वो पैटर्न अपना लेता है कि अब मुझे जो है हाथ धोने का हो गया, या एक भय हो गया कि नहीं कोई घर में आ जाएगा, मैं कुंडा खुला छोड़ दिया कि मेरे घर में चोरी हो जाएगी। तो ये जो बीमारी है, इसको पहले तो हम उसकी डिटेल जो है उसको पेशेंट को समझाते हैं, उसको ताकि वो पहले ये चीज तो समझ में आए ना ओसीडी है क्या, और वो कौन से लक्षण है जो वो ऑब्सेशन है, और कौन से उसका कंपल्सन आप किस तरह से कह रहे हो। मरीज को जीवन भर पता ही नहीं पड़ता है कि यार मैं ओसीडी से प्रताड़ित हूँ, और अपने दिन का बहुत बड़ा टाइम वो उस काम में, मान लीजिए वो 10 बार हाथ धोएगा तो अपना मूल काम डिस्टर्ब होगा। यदि किसी को नहाने से ऑब्सेशन जैसे हो रहा है कि मैं बार बार वो 2 घंटे नहाने में लगाएगा, वो 10 बाल्टी से नहाएगा, ऐसे भी मरीज होते हैं जो 4 बाल्टी से नहाएंगे। तो इस तरह से उसकी जो मूल वर्क जो है उसमें जैसे 8 घंटे का, तो ओरिजिनली वो 2 घंटे 3 घंटे काम नहीं कर पाता है, करता तो है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो उसकी आउटपुट है या बाहरी जो है वो प्रोडक्टिविटी उसकी बहुत ही कम हो जाती है। अब ट्रीटमेंट में सर पहला पार्ट इसका तो मेडिसिनल पार्ट आता है इसमें। मेडिसिन देखो, मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल है इसको ठीक करने में जी, कि हम उनको मेडिसिन देंगे तो पेशेंट एक थोड़ा सा स्थिति में आ जाता है, पेशेंट उस बीमारी को समझने के लिए। तो उसकी जो एंजाइटी का जो ट्रिगर है जिसकी वजह से वो कंपल्सन करता है, वो ट्रिगर का लेवल थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। जो बार बार उसको परेशान कर रहे हैं उसका जो है उसके प्रभाव को हम थोड़ा सा मेडिसिन से कंट्रोल कर देते हैं, ताकि पेशेंट को समझने में आसानी होती है। दूसरा हम पार्ट इसमें लेते हैं वो रहते हैं साइकोथेरेपी का। साइकोथेरेपी के अंदर जैसे एक आती है ईआरपी थेरेपी आती है, इसमें ईआरपी बोलते हैं, जिसमें
जो है पहले हम उस ईआरपी में एक्सपोज करवाते हैं, पर्टिकुलर जिस चीज से उसको फियर है उसको एक्सपोजर करवाते हैं जैसे, और उसके बाद में उसके होने को रोकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ रेस्पॉन्स। यानी हमने पहला तो हमने उस फियर के पास लेके गए और फियर के बाद में उसके कंपल्शन को हम उसको रोकते हैं कि अब ये करना नहीं है, एंजाइटी होगी और हमें एंजाइटी को जो चिंता, जो अंदर से बेचैनी घबराहट जो भी होगी वो हम उसको फील करवाते हैं। तो वो गया, हमने उसको एक्सपोज करवाया, कुंडे पे करवाया कि ठीक है आप बंद करके अब आके बैठो। उसके बाद में फिर उसके एक भाव आया कि कुंडा कर गया, तो उसको उस जो कंपल्शन को उसको कहेंगे अब ये करना नहीं है, ये आपको समझना है, ये बीमारी की वजह से है, ये रियली में तो आप गेट बंद करके आ गए, लेकिन बीमारी आपको ये मानने को तैयार नहीं कि आपने कुंडा प्रॉपर्ली बंद किया। तो फिर आप क्या करोगे, हम उसको वहीं रोक देंगे कि ठीक है आप इसको, इस पेन को, जो दर्द है इस दर्द को फील करो, एक बार फील होगा, भयंकर पेन होगा, हम उसको डाइवर्ट भी करने की कोशिश करेंगे बातों से कहीं से भी, ताकि उसका मूल जो उत्तेजना है वो अपने जगह से हटके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। इसको हम बार बार दोहराते हैं, तो जैसे जो एक्सपोजर बार बार देते हैं और उसके प्रिवेंशन, उसको रोकते हैं, उसको कंपल्शन करने से रोकते हैं। एक फर्स्ट टाइम में जो पेन होता है सेकंड टाइम में उससे थोड़ा सा कम हो जाता है, मान लीजिए 90% हो जाएगा, थर्ड टाइम कराएंगे तो वो 80% हो जाए। इस तरह से धीरे धीरे वो उसके प्रति एडेप्टेशन आ जाती है, उसके प्रति उसको खुद समझने लग जाता है कि यार ये चीज तो मेरे थी नहीं, और वो धीरे धीरे उसमें बहुत ज्यादा सुधार कर लेता है। तो मुख्य रूप से मेडिसिन का एक पार्ट है और एक साइकोथेरेपी का पार्ट है, और जो थेरेपी है उसमें ईआरपी का बहुत बड़ा रोल है, खासकर जो ओसीडी के पेशेंट्स होते हैं। बिल्कुल। इसी तरह से डॉक्टर साहब बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम है डिप्रेशन की, जो हम आमतौर पे खासकर युवा वर्ग जो है हमारा आज का, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एक तरह से फैशन में आ गया है। हर कोई आदमी कहता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में चला गया था। तो ये कारण तो हमने जान ही लिए हैं, जैसा आपने बताया कि जिस तरह से सामाजिक बदलाव आ रहे हैं और जिस तरह का एनवायरनमेंट बन गया है सोसाइटी में, उससे ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और डिप्रेशन भी डेफिनेटली बढ़ रहा है। तो डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं वो किस तरह से अपनी लाइफ को वापस नॉर्मलाइज कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स हैं, दवाइयों का कितना रोल है? क्योंकि एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि दवाइयाँ एक बार स्टार्ट हो गई तो बंद नहीं होगी, लंबे समय तक वो दवाइयाँ चलेंगी, और इन दवाइयों का साइड इफेक्ट भी बहुत रहता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जो है वो क्या हैबिट फॉर्मिंग होती है, क्या आदत बन जाती है, और क्या लंबे समय तक लेनी पड़ती है? तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। सर, डिप्रेशन अभी एक बहुत बड़ी जो मानसिक बीमारी में सबसे बड़ा जो कारण है वो भी डिप्रेशन का ही है। डिप्रेशन का, जैसे मैंने पहले बताया कि सामाजिक सिस्टम इतना डिस्टर्ब हो गया है, टूटते परिवार हैं, हम अपने जो प्रॉब्लम्स हैं हम किसी को शेयर नहीं कर पाते, मदर फादर की, माता पिता की बिजी लाइफ है, व्यस्त, क्योंकि उनको सब जब वर्क पहले इस पे काम कर रहे हैं तो हम उन बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। पहले के समय में एक जो फैमिली का एक सपोर्ट था वो कम होता जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सर, जॉइंट फैमिली में इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट था कि वो अपनी किसी भी प्रॉब्लम को शेयर करता था। जब दुख को शेयर करते हैं तो दुख घट जाता है और सुख को शेयर करते हैं तो सुख बढ़ जाता है। ये अपने दर्शन में, भारतीय दर्शन ये कहता है। मेडिसिन का देखो, डिप्रेशन तो एक जो है नॉन एक्सेप्टेंस है किसी भी चीज को लेके, किसी चीज का जो मन माफिक, मन के अनुकूल चीज चाहे गलत है या सही है वो नहीं मिल रही तो हमें डिप्रेशन का भाव आता है। अब इसमें पहला पार्ट हम मेडिसिन से शुरू करते हैं, क्योंकि मेडिसिन का भी, क्योंकि यदि सीवियर डिप्रेशन हो गया पेशेंट तो उसका वो कुछ भी नहीं, उससे हर चीज से वो बेड रिडन हो जाएगा, बाहर कोई काम में लगेगा, अपने आप को कमरे में बंद कर लेगा, किसी से बातचीत नहीं करेगा, मतलब एक सामाजिक जुड़ाव से कट होने लगेगा। और धीरे धीरे जो है दूसरी बीमारियां के साथ, जैसे यदि डिप्रेशन का है तो वो नशे की ओर भागेगा, उसको उस डिप्रेशन को भुलाने के लिए क्या करेगा, कोई ना कोई नशा करेगा। तो इसलिए इसका तुरंत इलाज बहुत जरूरी है कि जब ये बहुत ही गंभीरतम स्थिति में पहुंचे उससे पहले हम यदि अपने डिप्रेशन को पहचान लें कि हमारा मन कहीं लग नहीं रहा है, हम कोई भी, जैसे जिस चीज में पहले हमें आनंद आता था कि मुझे इस खेल में आनंद आता था, मैं क्रिकेट खेलता तो आनंद आता था, मुझे वॉलीबॉल खेलने में आनंद आता था, मुझे मित्रों से मिलने में आनंद आता था, तो वो सब चीजें आपके लाइफ से महसूस नहीं होती। खुशी वो मिलने के बाद में भी लगता है कि यार क्यों मिला है मेरे से, पहले तो जो मित्र से मिलने से हम भाग पड़ते थे, उसके बाद में ये लगता है कि यार मैं क्यों आया ये मेरे पास में। इस तरह के यदि भाव आ रहे हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर के साथ से उसकी सलाह लेनी चाहिए। मेडिसिन का ये एक झूठी प्रचार किया गया कि डिप्रेशन की मेडिसिन को लंबे टाइम तक खाना पड़ता है। खाना तब पड़ता है कि हम पूरा कंप्लीटली प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। हमने ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद में जो उसके सहयोगी जो एडिशनल साइकोथेरेपीज हैं उस पर भी वर्कआउट करना पड़ता है।
साइकोथेरेपी का रोल बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि जब तक हम उस डिप्रेशन के कारण को नहीं पकड़ेंगे कि डिप्रेशन किस वजह से है, उसको समझेंगे नहीं, तो हम उसको दूर कहाँ से करेंगे। तो साइकोथेरेपी में हम उस जो नकारात्मकता किसी चीज को लेके बनी हुई है, उसके विचार को हम सकारात्मक, उसकी सीबीटी करें, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, उसमें हम उसकी नकारात्मकता से हटाकर उसके जो विजन है उसको हम सकारात्मकता में लेके आ जाएं। तो डिप्रेशन के अंदर पहला पार्ट जो है मेडिसिन, ये कुछ टाइम के लिए लेनी पड़ती है। जैसे ब्रेन के अंदर कुछ जो न्यूरोट्रांसमीटर जिनको बोलते हैं, जो केमिकल्स हैं जो डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार हैं, या जिनकी कमी की वजह से डिप्रेशन हो रहा है, तो हमें उस लेवल को मेडिसिन से एक बार स्टेबल करना पड़ता है, पेशेंट को व्यवस्थित करना पड़ता है, ताकि वो साइकोथेरेपी कराने वाले की कंडीशन में आ जाए। नहीं तो सीधा हम उसको बोलेंगे ना डिप्रेशन का पेशेंट है, बिना मेडिसिन के नहीं सर आपका साइकोथेरेपी करेंगे आपके, तो वो बिल्कुल आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। तो मेडिसिन का भी बहुत बड़ा रोल है। हम उनके द्वारा पेशेंट को एक ऐसी स्थिति में लेके आते हैं जिससे वो पेशेंट अपने मानसिक स्थिति में हमके साथ में कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाए। हम उसकी साइकोथेरेपी करेंगे, साथ में उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनको समझाएंगे, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसके जड़ तक जाएंगे कि भी आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम वाकई में इसका समाधान वो खुद भी बता देंगे। यदि वो प्रॉब्लम तक पहुंच जाते हैं तो समाधान के रास्ते भी निकल आते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कि ये समाधान नहीं हो, ठीक है, कुछ समय समाधान में वक्त लग सकता है, लेकिन समाधान तो होता ही है, ऐसा नहीं है समाधान नहीं होता, या उसका कोई दूसरा रास्ता मिल जाता है। यहाँ पे एक कॉमन सवाल ये भी आता है कि हमें साइकोथेरेपी जो है वो कितने लंबे समय तक लेनी पड़ेगी, कितने सेशंस साइकोथेरेपी के इन जनरल लेने पड़ते हैं एक डिप्रेशन के मरीज को? ये पेशेंट पे डिपेंड करता है, मरीज की जो सीवियरिटी है कि वो एक थोड़ी है या मध्यम है या बहुत ज्यादा है। यदि बहुत ज्यादा है तो लंबा सेशन लेना पड़ेगा, मध्यम है तो कम से चल जाएगा, और यदि बिल्कुल स्थिति में है तो वो 2-3 सेशन लेंगे तो उसके बाद में उनमें सुधार आने लग जाएगा। और उनको जब हम कोई टास्क देंगे, उनको कोई देंगे कि भाई आपको घर में जाके, जैसे एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उस डिप्रेशन में उसकी दिनचर्या बिगड़ जाती है, वो 10 बजे उठ रहा है, रात को नशा कर रहा है, तो हम उन चीजों से उनको वापस नॉर्मलाइज करेंगे। जब वो वापस आम जीवन शैली में आएगा तो जो ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो प्राकृतिक तरीके से भी बढ़ेंगे। हम गलत खान पान करेंगे, हम नशा करेंगे तो हमारा जो डिप्रेशन है वो बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि शराब पीने से कोई जो है हमारा जो है डिप्रेशन। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि डिप्रेशन को दूर करने के लिए अल्कोहल का सहारा या सिगरेट का सहारा लें तो वो डिप्रेशन कम हो जाए, ये भी युवाओं में एक मिसकंसेप्शन है। तो जैसा आपने बताया कि अगर इस तरह की कोई स्थिति है डिप्रेशन की, तो उसमें कोई भी तरह का नशा जो है वो उस डिप्रेशन को और बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। सर वो एक क्षणिक आनंद आएगा, क्योंकि वो डिप्रेशन के कारण को खत्म नहीं कर रहा, वो उस डिप्रेशन के कारण को भुला रहा है। कुछ जैसे हम रात को सो के उठे और सुबह वापस खड़े हो गए, जैसे हमारा नशा उतरा, हमारा वो डिप्रेशन का कारण क्या है कि जैसे मेरा किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं उस वजह से डिप्रेशन में चला गया। हम तो वो क्या करेंगे कि वो नशे में गए तो, लेकिन सुबह तो वो वापस याद आ जाएगा कि मेरे एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर वो कैसे दूर करोगे? उसके लिए हमें सीबीटी करनी पड़ेगी, काउंसलिंग करनी पड़ेगी। सर ये कोई जीवन का कोई अंतिम पड़ाव नहीं है। बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत ओल्ड एज में जाके या बहुत आगे जाके भी उन्होंने बड़े बड़े उपलब्धियां हासिल की। कई बार हमारा जो है हम कहते हैं कई बार परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती। जैसे मैं एग्जाम देने गया, मैं बीमार पड़ गया, ये तो किसी के हाथ में नहीं है। कई बार हम गए, कोई हमारा पेपर मिस हो गया, ये भी हमारे हाथ में नहीं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। हमें बस उनको उस जो नकारात्मक विचार से हटा करके उसको सकारात्मक, उसको मोटिवेट करना है कि नहीं आप ये कर सकते हो। मेडिसिन जैसे जैसे आपका भाव, एक प्रैक्टिस करोगे जो पॉजिटिव बात की, सकारात्मक भाव की, वो धीरे धीरे आपका विचार जो विचार है वो धीरे धीरे सकारात्मक होते जाएंगे। तो जैसे आपके विचार पॉजिटिव होते गए तो मेडिसिन आपके कम होती जाएगी और मेडिसिन सबसाइड हो जाएगी। उसके बाद में जो आपके फिजिकल एक्सरसाइज है, ये भी इसमें खेलना है। आपको कह दिया नहीं सर आपको 2 घंटे फुटबॉल करना है, जिस चीज में आपको आनंद आ रहा है, फिजिकल एक्टिविटी में भी उनको कहेंगे, उससे भी हमें कुछ हार्मोन को, जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनको बढ़ाने में हमें सहयोग मिलता है। तो हम उन सब चीजों को उसमें उनको जोड़कर उनके दिनचर्या को लाइव करते हैं। कुछ दिन वो चलते हैं तो उनको ये लगता है कि ठीक है, मैं जो था मेरा भाव कुछ टेम्परेरी था और गलत था, तो मैं इसको मैं कर सकता हूँ, और वो बाहर आ जाता है। वो बाहर आ जाता है। वो यदि ये भाव के नहीं कर सकता से कर सकता हूँ, इतने में तो बीमारी ठीक हो जाती है। या मुझे नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मिल जाएगा। नहीं, जो मिला है वो भी मेरे पास कम नहीं है। मान लीजिए एक बंदा है आरएस बन गया, आईएएस नहीं बना, तो उसके मन में भाव रहता है मैं आईएएस नहीं बना, लेकिन जब वो कोई परिस्थिति वजह से नहीं बन पाया, लेकिन वो आरएस भी तो कम थोड़ी ना है। तो लेकिन आदमी को अपने पास जो उपलब्धियां है वो उसकी गणना, ये मन का स्वभाव है, ये कोई उनको पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं है कि मन में ये लगता है कि यार जो उपलब्धि है ये बहुत कम है, लेकिन वो बहुतों के पास नहीं होती है। फिर भी हम संतुष्ट नहीं हो पाते, और संतुष्ट नहीं हो पाते तो फिर हमारी ये डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी समाज में, क्यों एक देखने का, एक दिखाने का दूसरा भाव हो गया,
मेरे पास 5 लाख की गाड़ी है, इसके पास 20 लाख की गाड़ी है, तो आपकी यात्रा जो 5 लाख गाड़ी से भी उतनी हो जाएगी जितनी 20 लाख की गाड़ी वाला भी आपसे 5 मिनट पहले पहुंचेगा। 5 मिनट आप दूरी उसी गाड़ी से तय कर सकते हो। तो वो एक खुद को समझाना, अपनी इनसाइट को डेवलप करना, ये सब चीजें करेंगे तो ये आप साइकोथेरेपी से पेशेंट को ये सारी चीजें समझा के आप उसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ लेके आते हैं, जिससे डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो सकती है। डिप्रेशन के साथ ही एक और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एंजाइटी की प्रॉब्लम। बहुत ही कॉमनली हमें सुनने को मिलता है कि मुझे बहुत एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है, पैनिक अटैक्स आते हैं, घबराहट होने लग जाती है, दिल धड़कने लग जाता है, तेज तेज दिल धक धक करने लग जाता है। तो ये एंजाइटी की प्रॉब्लम्स कितनी कॉमन है, पहला सवाल तो ये है मेरा। और बहुत सी ऐसी स्थिति आती है जहाँ डिप्रेशन और एंजाइटी को एग्जिस्ट करती है, दोनों साथ साथ होती है। तो ऐसे पेशेंट में आपका ट्रीटमेंट अप्रोच किस तरह से होता है? सर, एंजाइटी में भी कहीं ना कहीं फियर का रोल होता है कि हम कोई चीज, हम जैसे एग्जाम तैयार कर, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, या घबराहट बनी रहती है। हाँ, घबराहट बनी, तो उससे वो चिंताएं बढ़ती जाती है। हम फ्यूचर को बहुत आगे से देखेंगे कि आगे तक क्या होगा, 2 साल 5 साल जो पता ही नहीं है हमें क्या। कई जो बच्चे हैं जिनको 25 साल आगे सोचते हैं कि साहब मेरा लड़का है, ये कुछ नहीं करेगा तो क्या करेंगे, इस तरह के जो जिनका कोई भी कहीं भी अस्तित्व नहीं है उन चीजों के बारे में सोच के घबराना। इसका तो कोई अंत नहीं है कि आदमी चिंता कितनी भी बड़ी कर सकता है, कोई भी विचार रख के वो कर सकता है कि मुझे इन फ्यूचर के अंदर जो है कि मुझे ये नहीं मिलेगा तो मेरे ये, जबकि वो एक्चुअली वो अस्तित्व में होता ही नहीं है, पोजीशन है। आज से 20 साल बाद में क्या होगा ये किसी को पता नहीं होता है, लेकिन हम लेके बैठ गए उस चीज को, और उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा मन भी खराब होने लग जाता है, डिप्रेशन के भी आने लग जाते हैं, सब चीजें मिलना जुलना इसमें हो जाती है। ये दोनों बीमारियां भी साथ भी एग्जिस्ट करने लग जाती है जी। इसका भी मेडिसिन का जो है ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा रोल है। आपके हृदय की धड़कन बढ़ गई तो आपको उसका ट्रीटमेंट लेते हैं, उसमें भी साइकोथेरेपी हम उसके साथ ऐड करते हैं जी। और उनका साइकोथेरेपी में वही है कि उसका वही जो भय है जो अस्तित्व में नहीं है, उसको समझ के उनको समझाना पड़ेगा कि सर ये जो है आपकी जो विचार जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके गलत विचार हैं, ये सही नहीं है, आप जो जिस लाइन पे चल रहे हो ये गलत है, ये वास्तव में आपको बीमारी बढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो एंजाइटी का भी लगभग ट्रीटमेंट मेडिसिन और साइकोथेरेपी इन सब से। इसी से रिलेटेड एक और कॉमन चीज है ओवर थिंकिंग। इसके बारे में आजकल जो पॉपुलर इंटरनेट कल्चर है वहाँ पे ओवर थिंकिंग को लेके बहुत सी बातें हो रही है। तो ओवर थिंकिंग को किस तरह से कम किया जा सकता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग शायद एक कह सकते हैं कि ओवर थिंकिंग की वजह से ही एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स इससे निकल के आती हैं। कई लोग कहते हैं कि इसके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, मेडिटेशन से इसको कम कर सकते हैं, या माइंडफुलनेस एक टर्म है, एक ऐसी चीज़ है जिससे हम ओवर थिंकिंग पे काबू पा सकते हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें इंसाइट दीजिए कि ओवर थिंकिंग है क्या, इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हम पॉजिटिव तरीके से उसको अपनी लाइफ में ला सकते हैं, बजाय कि ओवर थिंकिंग से जो नेगेटिव चीजें होती हैं उसकी तरफ जाने के बजाय। सर, अभी जो सोशल ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा काज है सोशल मीडिया का, क्यों हमारे पल पल माइंड में नए नए आइडियाज डाले जा रहे हैं जी। सोशल मीडिया से एक नया आइडिया आता है, आप देखते हो कि नहीं यार ये ऐसी चीज है, तो वो आपके फिर उस पर आप सोचना शुरू कर देते हो जी। इतने में दूसरा कोई पॉइंट आ जाता है, वो फिर आप उस पर फिर सोचने लग जाते हो। इस तरह से एक साइकिल डेवलप हो जाता है कि आप एक विचार आया उस पर बहुत लंबा सोचा, उसके बाद में फिर दूसरे विचार पे आ गए। तो ये एक सतत प्रक्रिया माइंड के अंदर चलती रहती है। रात को सो रहे हो तो भी आपका विचार चल रहा है कि मैं ये कर लूं या वो कर लूं, जो भी चीजें वो एक साइकिल की तरह चलने लग जाता है जी। इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? देखो, इसमें कंट्रोल करने के लिए जो है टेक्निक्स हैं, उसमें मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। मेडिटेशन का मतलब ही है कि हम विचारों को शांत करें जी। शांत करने की जो मेडिटेशन की बहुत सी प्रक्रियाएं हैं। यहाँ पे एक कॉमन प्रॉब्लम ये आती है कि लोग कहते हैं कि हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में फिर से वो सारे ओवर थिंकिंग वाले विचार हैं, वो मेडिटेशन के वक्त और आने लग जाते हैं। तो क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिससे हम मेडिटेशन अच्छे से कर सकें, और जो विचार आ रहे हैं उन्हें किस तरह से डील करें? मतलब ओवर थिंकिंग वाले जो विचार नेगेटिव खासकर जो आ रहे हैं, वो मेडिटेशन के समय किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? सर, मेडिटेशन है, पहली बात तो किया नहीं जाता, होता है। अच्छा, मतलब ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। उस तक पहुंचने के लिए देखो, हम पतंजलि जी ने जब अपने यहाँ योग की बात बताई, अष्टांग योगी, उसमें जो 7वां स्टेप है वो मेडिटेशन का है, ध्यान जी। लेकिन हम उससे जो पहले प्रक्रिया है वो कर नहीं पाते। हम उनको कहें साहब आपको योगासन पे ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है, प्राणायाम पे ध्यान देना है, उसके बाद में प्रत्याहार है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ानी है, ये सब चीजों के बाद में ध्यान। लेकिन इनके साथ करते हुए यदि हम ध्यान को लगाते हैं कि भी हमने अपना सुबह उठ के अपने यौगिक क्रिया आसन किए, आसन करने से आपको रिलैक्स होगा, आपके विचारों का
जो है गति है वो धीरे पड़ेगी। आप बहुत ही रफ्तार के अंदर जाकर कह रहे हो कि मैं इसमें बराबर गाड़ी चला लूं तो चला नहीं पाऊंगा। पहले अपने आप को खुद को बैलेंस करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को तैयार करना होगा मेडिटेशन के लिए। फिर मेडिटेशन की टेक्निक भी बहुत से अच्छे ऋषियों ने या बहुत अच्छे लोगों ने दिए हैं। तो वो टेक्निक हर इंसान के लिए भी अलग अलग होती है। तो वो जो मेडिटेशन करवाते हैं उनसे थोड़ा सा डिस्कस करके यदि ऐसा करवाए कि नहीं सर मेरे लिए कौन सी उपयुक्त है, तो वो जरूरी नहीं है कि जो एक के लिए उपयुक्त हो वो दूसरे के लिए उपयुक्त होगी। तो वो अपने को समझना पड़ेगा जी। क्योंकि बहुत से सेंटर्स अलग अलग जो है गुरुओं के चलते हैं। आपको सब में जाके दे, आपको एक कम नहीं हो रहा है तो आप दूसरे गुरु के पास जाके देख लीजिए, दूसरे सेंटर पे जाके हो सकता है जब जाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी समस्या का समाधान होगा। दूसरी टेक्निक जो बोलते हैं माइंडफुलनेस का मतलब है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें सारी जो कंसंट्रेशन हमारी क्या करता है उसी में हो जाए। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो उस वक्त मेरा ध्यान चल रहा है कि मेरे कॉलेज में ये हो गया वो हो गया। मैं खाना तो खा रहा हूँ, खाना तो मेरे मुंह में जा रहा है, लेकिन मेरा ध्यान किधर है। माइंडफुलनेस में हमारा जब से हाथ थाली में गया, थाली से लेके मुंह तक पहुंचा, तब तक हमारा पूरा कंसंट्रेशन कि भी अब मेरा थाला हाथी में गया है। थाली में जाने के बाद मैंने खाना खाया है, उसके बाद में उसको प्रॉपर मैंने चबाऊंगा। जैसे हम कहते हैं खाने को पीना है, खाने को पीना है तो हम उसको प्रॉपर चबाओ। देखते हो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़े बड़े रह गए, ध्यान हमारा किधर है, बड़ी जो है बिना पूरा चबाए भी भोजन पेट के अंदर चला जाता है। तो और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आजकल सबसे ज्यादा आ रही है बच्चों के साथ में, क्योंकि देखने में आता है कि घरों में जो छोटे बच्चे हैं वो फसी ईटर होते हैं, खाना ढंग से नहीं खाते, और उस चक्कर में उनके पेरेंट्स उन्हें मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल चलता रहता है और उसके बाद पेरेंट्स उनके मुंह में खाना देते रहते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरह से जैसे आपने बताया कि जो प्रेजेंट मोमेंट में जो हम काम कर रहे हैं, सारा कंसंट्रेशन, सारा फोकस अगर वहाँ रखेंगे, यही माइंडफुलनेस है जिससे हम बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसके अलावा पवन जी हमें ये बताइए कि आजकल के इस युग में, डिजिटल एज में, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें थोड़ा सा बच के रहना है, ताकि मैं प्रिवेंशन की बात कर रहा हूँ कि हम अगर चाहते हैं कि हमारे युवा खासकर मेंटल इलनेस या एडिक्शन इसकी तरफ ना जाएं, तो कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स उन्हें लेने हैं, कौन सी चीज़ों से बचना है और कौन सी चीज़ों को पकड़ना है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। पहला चैप्टर आता है जी एडिक्शन का, नशे का। अभी जो है देखिए एक शौक के तौर पे कैसा चालू कर देते हैं नशा, और फिर वो उनके कंट्रोल में नहीं रहता है। फिर जैसे ऐसे भी मरीज हमने देखे हैं कि बच्चे शौक में किया, जब उन्होंने स्मैक के इंजेक्शन ले लिए, एक बार ले लिया, फिर उनकी हैबिट डेवलप हो जाती है, तो वो इतने खतरनाक मानसिक बीमारी में चले जाते हैं, वहां से निकालना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है पोजीशन ऐसा है। तो पहला तो ये पोजीशन है कि हम बच्चों को नशे के बारे में अवगत कराएं कि सर ये चीजें हैं, इनसे हमें दूरी बना के रखनी है। बच्चों का ध्यान भी रखना, बच्चा कहीं गड़बड़ जा रहा है तो माता पिता का भी ये दायित्व बनता है कि हम कार्य करते हुए ये पता नहीं चल रहा कि हमारा बच्चा कब नशे की लत में लगा गया। बच्चों से संवाद बनाना जरूरी है, रेगुलर डेली बेसिस पे उनसे बात करना, उनको समय देना, वो बहुत जरूरी है ताकि वो गलत राह ना पकड़े। उनकी एक्टिविटीज को थोड़ा थोड़ा चेक करते रहें कि बच्चा किन के साथ संगत में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। यूं बिल्कुल अपना एक भरोसा करके छोड़ देंगे नहीं बच्चा हमारा बिल्कुल बहुत सही है, तो देखो बच्चा तो सही है लेकिन उसके साथ ही जरूरी नहीं है सही हो। वो आपको ऐसी चीज एक सौ कहते नहीं, आप एक बार करके देख बहुत मजा आएगा, तो बच्चा क्या करता है उस क्यूरियोसिटी के अंदर वो चीज कर लेता है। लेकिन जब उलझ जाता है तो फिर वहां से फिर मदर फादर परेशान होते हैं कि माता पिता के आपने बहुत ही गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या वो जो ऐसे में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहते हैं, तो सबसे पहला तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरफ जाए ना, तुरंत आपको थोड़ा सा भी इंडिकेशन मिले तो उसी समय एक्शन लेके आप उसको रोकें। इसके अलावा और दूसरी कौन सी चीज़ें हैं खासकर यंग जनरेशन के लिए जिससे वो अपनी मेंटल हेल्थ को सही रख सकें, पॉजिटिव रख सकें, और जो मेंटल इलनेसेस हैं चाहे डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी हुआ, इन सब से बच सकें? कौन कौन सी वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस वो कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। पहला तो सर सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अभी जैसे सोशल मीडिया पे ऐसा आ गया कि यूथ को बड़ा इंटरेस्ट है कि वो अपना कुछ रिप्रेजेंट करे, जाके उनसे हासिल उनको कुछ नहीं होना है सिवाय टाइम वेस्ट करने के। एक हजारों में एक आधे आदमी हो जाता है तो वो उसका एक आदर्श व्यक्तित्व बन जाता है कि देखो वो बहुत बढ़िया गाड़ी लेके घूम रहा है। ऐसे देखने आए वैसे बच्चे भी है जिनका आइडियल पर्सन है, जिनका कोई सेंस नहीं है कि वो बार बार गाड़ियों का प्रेजेंटेशन करे तो उसको वो लगता है कि मैं भी हीरो बन गया हूँ। तो इस तरह के बच्चे में भाव आने लग जाते हैं। तो सोशल मीडिया में भी उस बच्चे का कोई काम नहीं, क्या हासिल करना है। आप यदि मीडिया का हेल्प लेना है तो आप अच्छे
जो टीचर्स हैं उनके वीडियो देखिए, बिल्कुल। जो आपके या मोटिवेशनल वीडियोज हैं वो देखिए, एजुकेशनल कंटेंट कंटेंट है। हाँ जी। देखो इसका फायदा लोगे तो उसमें एजुकेशन कंटेंट भी इतना ज्यादा अच्छा है कि आपको कोई चीज समझ नहीं है तो बिल्कुल यदि एक टीचर के समझ में नहीं आ रही तो आप देखोगे तो 10 टीचर दूसरे के मिलेंगे, तो दूसरे टीचर के पास जाओगे, कहीं ना कहीं वो आपको समझाने की स्थिति में कामयाब हो जाएंगे। तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन इस तरह की लेट नाइट तक सोशल मीडिया लेके बैठे, पहली बात तो ये बच्चों को मोबाइल, जैसे भी सर आपने बताया कि बच्चे जो खाने खिलाने के लिए मोबाइल दिखा हाँ रहे हो, जी। ये वेरी शुरुआत वहीं से बचपन से हो आपने गई है। बीज बो दिया है, वो कभी न जी। कभी पेड़ बनेगा। जी। वो मानसिक बीमारी आपने खुद डाल रहे हो कि आप अपने एक छोटी सी बच्चे को अपनी अपनी थोड़ी सी परेशानी न हो जाए जी। और बच्चे के एक बार हैबिट डेवलप हो गई फिर आपके लिए छुड़ाना मुश्किल हो जाए, फिर मुश्किल। बोले ये हमारे मोबाइल के बिना खाना नहीं खाता है। जी। वो आपने तैयार किया, यदि उसके पास आपके काम है बच्चे को 2 मिनट बैठाना है तो आप क्या सोचोगे कि यार नहीं, मैं इसको मोबाइल दे जाती हूँ, मैं मेरा या जी। तो आपको बच्चों को टाइम देना पड़ेगा, उनको दूसरे खेल में, दूसरी एक्टिविटीज में, उनको Physical खेल के सामान ला activity के में, जी। दीजिए कि नहीं बच्चा ये लोग बैट बॉल है आप इससे खेलो, आप बजाय कि मोबाइल देने की, या आप उसके दूसरे खेल के इंस्ट्रूमेंट ला के दोगे तो वो उससे ज्यादा बेटर रहेगा। तो बिल्कुल। दूसरा चैप्टर जो आता है सोशल मीडिया का, लेट नाइट तक आप सोशल जी। मीडिया देख रहे हो तो आप उठोगे 9-10 बजे, तो बॉडी का साइकिल जो है, जो न्यूरोट्रांसमीटर आपको खुश रखते हैं उनका लेवल डाउन हो जाएगा। जी। यदि दिन की शुरुआत एक अच्छे ढंग से हो जाए और समयबद्ध तरीके से हो जाए तो फिर पूरा दिन आपका अच्छा रहता ही। वो आप उठी 9-10 बजे रहे हो तो फिर तो आपका साइकिल किसी भी तरीके से खुश होने का कोई कारण नहीं बनेगा। बच्चों को टाइम पे सुलाएं। आप पहली बात तो आप खुद को उठने के भी, जैसे हम, मैं बच्चों को दोष नहीं देता, घर का जो सिस्टम होता है वो बड़ों को सुधारना पड़ता है। बच्चे बड़ों को देख के ही फॉलो करते हैं सारी चीज, कि बड़े क्या कर रहे हैं वही कोशिश करते हैं उसी को फॉलो करने की। घर का सिस्टम बनाएंगे, आप खुद जल्दी नहीं उठेंगे, आप सोचोगे मैं 10 बजे उठूं मेरे बच्चे 6 बजे उठ जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको स्वयं उठना पड़ेगा, उनको आपको साथ लेना पड़ेगा, कोई भी एक्टिविटी के अंदर साथ लेना पड़ेगा। चलो हम उठते हैं, चलो नहाते हैं, चलो हम 2 मिनट घूम के आते हैं, चलो अपन रनिंग करके आते हैं, चलो हम पार्क में जाके आते हैं, शाम को 2 मिनट खेल के आते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज में जब आप खुद इन्वॉल्वमेंट होगे तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और इन फ्यूचर में बच्चों का भी ठीक रहेगा। तो आप जितने भी जो नकली या जो आर्टिफिशियल जो इंजॉय के साधन है उनसे परे रह के फिजिकल जो है, जैसे खेल है, बॉल्स है, फुटबॉल्स है, जो भी एक्टिविटीज है जो हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए ठीक है, वो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट डालती है। तो हम उनके साथ रहकर ही हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं। हम ये चाहें कि हम नहीं हो रहे, उनको सिर्फ बात कर दे बेटा जाके खेल के जाओ, तो नहीं खेलेंगे। इसी से संबंधित एक सवाल है जो शायद आप भी बहुत कॉमनली फेस कर रहे होंगे कि यंग बच्चों में मोबाइल का एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस तरह के जो केसेस आते हैं आपके पास में कि ये बच्चा है जो पूरे दिन मोबाइल पे ही बैठा रहता है, मोबाइल इनसे ले लेते हैं तो बहुत एग्रेसिव हो जाता है, तो उनको हम वापस से नॉर्मलाइज करने के लिए क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं? सर इसके लिए भी साइकोथेरेपीज हैं जी। बच्चों को धीरे धीरे अडेप्ट, यदि कोई चीज की जो उसमें उनका कंफर्ट जोन बन चुका है उसको हम बिल्कुल तुरंत विड्रॉल करें तो बच्चे एकदम से नहीं कर सकते। मेडिसिन का रोल भी कर सकते हैं। यदि पेशेंट बहुत एग्रेसिव हो रहा है तो हम उसमें मेडिसिन का सहयोग भी ले सकते हैं उस कंडीशन में। जी। और पहली बात तो आप अर्ली स्टेज में मोबाइल से दूर ही रखें कि बच्चे को बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने दूसरे नशे के बारे में बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कोशिश करें कि आप उस समय तक, उस स्टेज तक ना जाने दें, पहले ही आप सचेत होके उसे वहीं पे ख़त्म करने की कोशिश करें। लेकिन कुछ केसेस में बात हाथ से निकल जाती है किसी भी कारणवश। अगर बहुत ज़्यादा बच्चा एडिक्ट हो गया है मोबाइल का तो उसे वापस से नॉर्मलाइज किस जैसे मेडिसिन आपने एक तरीका बताया कि मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं, साइकोथेरेपी का ले सकते हैं, क्या कोई और भी टेक्निक्स हैं इसके अलावा जिससे हम बच्चे को हम मोबाइल स्क्रीन जो है, जो उसको एडिक्ट बन चुका है जिसका, वो उससे किस तरह से हम दूर कर सकते हैं? तो कुछ रिहेबिलिटेशन सेंटर भी बने हुए हैं जहाँ के आप 10-15 दिन जो रहेगा तो वो उनके लिए एक्टिविटी डिसाइड होती है कि सुबह आप 5 बजे उठोगे, आप यहाँ ये उठोगे, ये मंजन करोगे, ये नहाओगे, धोओगे, उसके बाद में आप योगा करोगे। सीवियर केसेस में हमें रिहैब सेंटर में ही जाना पड़ेगा ताकि, क्योंकि वो उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हम यदि घर वाले मदर फादर कहेंगे नहीं आप फोन से रहे तो वो उनसे जिद करना बैठेगा। लेकिन जब थर्ड पर्सन मिलता है तो वो इतना उनके साथ जिद करने की स्थिति में नहीं, क्योंकि उनके साथ उसका जो मैचिंग है वो इतना नहीं होता, तो वो उसमें थोड़ा सा ये कहेगा ठीक है मुझे से दूर रहना चाहिए। हम जिस पॉइंट से आ रहे हैं पेशेंट, जहां से ये एडिक्शन आ रहा है, उसको हम थोड़ा दिन दूर करेंगे, धीरे धीरे उसको उन आदतों में सुधार करेंगे। दूसरे आदतों में हम उनको डाल करके ही पुरानी आदतें, यदि हमने फ्री छोड़ दिया उनको तो फिर वापस वहीं की वहीं। ये बहुत अच्छी बात की आपने, उनको एंगेज रखना होगा पॉजिटिव एक्टिविटीज में, ताकि ये जो स्क्रीन टाइम है ये कम होता जाए उनका। तो ये चीजें जो हम करते रहेंगे तो बिल्कुल जो है बच्चों में बहुत सुधार होगा। अभी बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट ये हो गया है कि बिना बहुत आवश्यकता के आप उनको मोबाइल ना दें। सबसे बड़ी बात है कि आप अर्ली एज में 10 साल का बच्चा है उसको आप 50,000 का मोबाइल गिफ्ट कर रहे हो, आप खुश हो रहे हो कि मैं देखो मेरे पास पैसा है, आप उसको बीमारी दे रहे हो, उसको गिफ्ट नहीं दे रहे आप।
वो बीमारी की शुरुआत है, और वो आगे जाके जब उसकी एक्सेसिव नीड नहीं हो जाए, पढ़ने के लिए आप घर पे लैपटॉप लगा सकते हो, हाँ घर पे कंप्यूटर लगा सकते हो, यदि आपको पढ़ने का कंटेंट चाहिए जी। तो आप वो रख सकते हो उसमें, तो वो उसमें आपके सामने स्क्रीन में रह के बच्चा क्या देख रहा है, मोबाइल में तो वो रजाई में घुस के भी के अंदर से जी। देख रहा है तो पता नहीं पड़ेगा वो क्या कर रहा है, लेकिन यदि कंप्यूटर लगा हुआ है, मेरे एक मित्र ने देखा मैंने कि वो उसने कंप्यूटर लगा रखा है, कि बोले क्यों, कि मैं ताकि ये कहाँ उठा के कहाँ लेके जाएगा, उसको कुर्सी पे बैठ के देखा और देखेगा तो सबको पता चलेगा कि ये क्या कंटेंट देख रहा है। तो इस तरह की चीजों के द्वारा हम उनमें सुधार कर सकते हैं, मोबाइल से दूर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बराबर जो है, यदि फिर भी यदि लग रहा है कि कंट्रोल नहीं हो रहा तो तुरंत साइकियाट्रिस्ट की राय लीजिए। डॉक्टर तक कुछ मेडिसिनल, कुछ साइकोथेरेपी होगी, उससे बच्चे का अर्ली स्टेज में इलाज बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, और लेट स्टेज में वो जो कि हर बीमारी में होता है कि कोई भी जगह वो कैंसर है, चाहे वो आपके ब्रेन की है, कोई बीमारी, यदि वो लेट स्टेज में हम उसके पीछे पड़ते हैं तब तक जो है उसके क्योर होने या ठीक होने की परसेंटेज बहुत कम संभावना कम। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी आज पवन जी ने साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के बारे में, किस तरह से लक्षण आते हैं, किस स्टेज पे हमें सलाह लेनी है डॉक्टर से, और डॉक्टर के पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं इन सबको ठीक करने के लिए। साथ ही उन्होंने बताया कि क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके हम इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। खासकर हमारी जो यंग जनरेशन है, बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो बहुत विस्तार में डॉक्टर पवन जी ने हमें बताई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। धन्यवाद सर। उम्मीद करते हैं आप भी इन सब चीज़ों को थोड़ा फॉलो करेंगे। आपके परिवार में या फ्रेंड सर्कल में अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसे पहचानेंगे और सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट उन्हें मिलेगा। यही हमारा प्रयास है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।